साइड पे जो टीआरएनए है, जो अभी ग्रोइंग चेन है, वो जो है पूरा, तो ये काम कौन करता है? EFTUG करता है। और EFTUG अगेन वही जीटीपी की एक्टिविटी लेके आके जो है वो बाइंड करेगा और उनको जो है वो ढकेल देता है, आगे की तरफ जो है वो ढकेल देता है। और जब ढकेल रहा है तो पूरा का पूरा जो है वो चला जाएगा। तो जो पी साइट पे जिसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं है वो ई साइट में चला जाएगा, एग्जिट एग्जिट साइट में चला जाएगा। और एग्जिट साइट हम लोग को पता है कि वो उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के बड़े वाले जो फ्रेगमेंट है उसमें था। तो वो जो है फिर रह नहीं पाता, और जो हमारे जो सारे अमीनो एसिड रखा हुआ है वो पी साइड पे रहता है। ठीक है। और जैसे ही ये जी जो आया, उसकी जो जीटीपी थी वो जीडीपी में कन्वर्ट होगी, तो वो भी जो है वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है पूरा पूरा जो है अब चलाते रहना है। तो देखो पी साइड पे अब 2 अमीनो एसिड हो गए। अब अगेन जो है वो EFTU जो है वो नया अमीनो एसिड लेके आएगा, मतलब नया वाला चार्ज टीआरएनए, और नया वाला जो है वो लेके आता रहेगा। हाँ, एक्चुअली इन दोनों के, क्योंकि जीटीपी को जो है वो जीटीपी की हमेशा जरूरत पड़ेगी नया जो है वो अमीनो एसिड, नया जो है चार टीआरएनए को ए साइड पे लाने के लिए। और हम लोगों को आइडिया है कि जब तक जीटीपी नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं होगी उस टीआरएनए को उस तरीके के कंफर्मेशन करने के लिए। तो उसके जीडीपी को जीटीपी में रिप्लेस कौन कराता है? EFTS। EFTS ये वाला फैक्टर जो है वो दोनों के जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कराता है। और जीटीपी से जीडीपी में कहां पे बदलता है? जो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट जो राइबोसोम में ही था वहां पे। तो जीटीपी वापस आता है EFTS की सहायता से, और जीटीपी से जीडीपी बनता है ये जो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट था वहां पे। ठीक, अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जा रहा है, और देखते जाओ चाहे ये कितना भी लंबा हो जाए, इधर ये लंबा वाला ही जो है नए वाले में आएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा ये साइकिल। और जो लंबा वाला जो चेन है वो नए वाले में आता रहेगा, और EFTU का जीटीपी जो है वो जीटीपी से रिप्लेस होता रहेगा। और ये साइकिल जो है तब तक चलता रहता है जब तक कि आरएनए का आखिरी वाला हिस्सा जो है नहीं आ जाता, जो हम लोगों ने अभी जो है वो साइकिल पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर रिपीट कीजिए सर। अच्छा, रिपीट करें? सर मतलब जो इनिशिएशन इलोंगेशन फैक्टर जी है सर, उसका वर्क थोड़ा समझ में नहीं आया सर। देखो अभी जैसे एज इट इज अभी तुमको जो दिख रहा होगा उसमें क्या है, एक जो है वो पी जो है वो मौजूद है। मान लो शुरुआत तो ऐसा हुआ वो ठीक है, लेकिन मान लो नया वाला आएगा, नया वाला जो है ए में जो है एक चार्ज टीआरएनए आएगा जिसके पास में एक सिंगल अमीनो एसिड रहेगा। ठीक, वहां तक क्लियर है? किसकी सहायता से आएगा? EFTU की सहायता से आएगा। EFTU अपने जीटीपी की मदद से उसको ऐसा पोजीशन कर देगा कि जो ऑलरेडी अमीनो एसिड यहाँ पे मौजूद है उसके जो है वो करीब चला जाए, ताकि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा देखो, ये जो यहाँ पे ए में जो टीआरएनए है इस अमीनो एसिड के साथ में ये ग्रोइंग वाला आ गया। ये ग्रोइंग वाला किसमें आ गया? ए साइड पे जो था। तो पी साइट वाला जो टीआरएनए रहेगा वो हो जाएगा खाली। तो उस पी साइट वाले टीआरएनए को जो है वो ई साइट में लेके जाना है ताकि वो यहाँ से पूरा पूरा निकल सके, और जो ए साइट पे था उसको पी साइट पे लेके जाना है। तो उसको ढकेलने का काम कौन करता है? EFG। ठीक है, क्लियर है अब? यस सर। उनको जो है उस साइड में ढकेलने का काम कौन करता है? ए से पी में और पी से ई में ढकेलने का काम जो करता है वो करता है EFG। और EFG के जी के पास भी जीटीपी है उस काम के लिए, एनर्जी देने के लिए। और एक तीसरा जो इलोंगेशन फैक्टर था TS, वो ये EFTU के जीटीपी और मतलब जो जीडीपी रह जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, जीडीपी रहता है तो इसको एनर्जी देने वाला कुछ नहीं रहता, तो उसके जीडीपी को जीटीपी में बदलने का काम करता था वो TS वाला जो है। अब ये वाला जो साइकिल है ना वो तब तक चलता रहता है जब तक कि एक ऐसा कोडॉन ना आ जाए जिसको हम लोग स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, क्योंकि उस स्टॉप कोडॉन के लिए कोई जो है वो टीआरएनए या ऐसा कुछ नहीं होता, या इनको जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लिए कुछ ऐसा ही नहीं। तो इसको जो है टर्मिनेशन कोडॉन या फिर जो है वो स्टॉप कोडॉन या रिलीज कोडॉन जो भी बोलना चाहे, लेकिन ज्यादातर स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन ही बोलते हैं। ये तीन वाले हैं।
UAG, UGA और UAA, ये 3 कोडॉन्स को जो है वो जनरली कहा जाता है स्टॉप कोडॉन। ठीक है। और और जैसे ही ये वाले कोडॉन आते हैं तो फिर टर्मिनेशन वाला पार्ट जो है वो चालू हो जाता है। और टर्मिनेशन में 3 फैक्टर होते हैं, RF1, RF2 और RF1N2। तो अगर तो RF1 वाला है तो वो वाला किसको पहचानेगा? UAG वाले कोडॉन को पहचानेगा, अभी आएगा ये। RF2 होगा तो UGA को, और ये UAA को जो है दोनों ही पहचान सकते हैं। और एक तीसरा होता है जिसको रिलीज फैक्टर 3 बोलते हैं, जो कि डिसोसिएशन ऑफ जो हमारा ये जो राइबोसोम था उसके वापस से जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट मतलब लार्ज, और उसको जो है वो सेपरेट करने के टाइम पे काम आता है। ये हम लोग इनिशिएशन के टाइम या राइबोसोम साइकिल के टाइम पे भी देखे हुए हैं। तो जैसे ही ऐसा कोई स्टॉप कोडॉन आ जाता है जिसके लिए अब कोई वो नहीं है, तो क्या होता है, जैसे कोई एक रिलीज फैक्टर डिपेंडिंग ऑन की कौन सा है वो आता है, और उस पेप्टाइड के पास में कुछ ऐसा एंटी कोडॉन जैसा कुछ है जो कि इस स्टॉप कोडॉन को पहचानेगा, और उसकी जगह पे आ जाएगा RF1। तो ये रिलीज फैक्टर 1 या रिलीज फैक्टर 1 जो है वो आएगा ए साइड पे, और ए साइड पे आकर के जो है वो उससे बाइंड कर जाएगा, किससे? जो स्टॉप कोडॉन है उसके बाद। और एक जो रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर 3, जिस जो वो भी जो है वो आके जो है वो इसी से बाइंड करता है, मतलब अपने जो लार्ज सब यूनिट, और खासकर उस जगह पे जहां पे एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट था, जो भी। तो दोनों जब बाउंड कर जाएंगे तो एक जो RF1 के ऊपर में एक जो है वो ग्लाइसिन और ग्लूटामिन यानी GGQ साइट होता है रिलीज फैक्टर 1 के। और ये जो GGQ साइट होता है वो एक्चुअली में फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को जो है वो रोक देता है। ये GGQ साइट जो है वो जो रिलीज फैक्टर में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। और एक बार जब ये रिलीज हो जाता है तो रिलीज फैक्टर 3 का जो GDP है, देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। रिलीज फैक्टर आमतौर पे जब आते थे तो उनके पास GDP होता था और GTP। जब रिलीज फैक्टर 1 यहाँ से रिलीज हो रहा है तो रिलीज फैक्टर 3 के पास जो GDP था वो किस में जा रहा है? GTP में कन्वर्ट होता है, यहीं पे कन्वर्ट होता है। और अब जो है रिलीज फैक्टर 3 के पास जो है वो एक एनर्जी रहती है ताकि वो प्रॉपरली अपना काम कर सके। और वो जो एनर्जी आती है वो फिर जो है ये पूरा पूरा जो जितना भी अमीनो एसिड वगैरह था उसको जो है राइबोसोम से हटाने का काम करता है। एक बार जब ऐसा कुछ हो गया मान लो कि, तो यहां से अब अभी भी उसके पास में जो tRNA है वो तो मौजूद है, तो उस tRNA को हटाना है पहले। और उसके बाद में जो 50S और 30S के जो 2 सब यूनिट थे उनको वापस से सिंगल में सिंगल मतलब दोनों को डिसोसिएशन कराना है ताकि नेक्स्ट राउंड ऑफ उस चल जाए। तो उसके लिए एक जो चीज काम में आती है वो है EFG के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि ढकेलने का काम करता था इलोंगेशन फैक्टर G। तो ढकेलने के लिए इलोंगेशन फैक्टर G वापस से आएगा। राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है। और इनिशिएशन फैक्टर 3 के बारे में भी हम लोगों को आइडिया है कि डिसोसिएशन जो होता है उसको जो है वो कंप्लीट करने के लिए वहां पे आके बाइंड कर जाता है, तो दोनों जो सब यूनिट है वो आपस में जुड़ते नहीं। तो सबसे पहले RRF आके जुड़ेगा ए साइट में और उसके बाद में GTP। तो EFG जो है यहाँ पे RRF को ढकेलेगा, और RRF जो है फिर ढकेलते ढकेलते जो है इन राइबोसोम्स को जो है कंप्लीटली जो है वो निकाल देगा। ठीक है, RRF दोनों राइबोस उसको जो है ढकेलेगा EFG की सहायता से, और अल्टीमेटली फिर नेक्स्ट टाइम में जो है कि आके IF3 जुड़ेगा। अब जैसे ही ये IF3 बाइंड हुआ तो अब देखो वापस से हम लोग इनिशिएशन वाले स्टेप में, इनिशिएशन वाले स्टेप का पहला स्टेप क्या था कि जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट था उससे इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो आके जुड़ता था। तो वापस से हम इनिशिएशन के पहले स्टेप में पहुंच गए। और इस तरीके से एक ही mRNA से जितना भी प्रोटीन बनाना रहे वो वाला साइकिल चलता रहता है। आमतौर पे कई सारे राइबोसोम्स इस काम को करते रहते हैं ताकि जो है वो जितनी भी संख्या में या जितनी भी क्वांटिटी में जो है प्रोटीन्स की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा किया जा सके। हो गया टर्मिनेशन? किसी को टर्मिनेशन रिपीट करना है या कुछ ऐसा तो बता दो भाई। हेलो। ओके, तो फिर आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग का प्रोकैरियोट्स का ट्रांसलेशन जो है वो खत्म हो गया है। अगेन ट्रांसलेशन में भी तुम लोगों को वो चीज पढ़नी होगी कि एंटीबायोटिक्स जो हम लोग लेते हैं वो ट्रांसलेशन के किस किस स्टेप को जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन के लिए पढ़ा था कि कौन कौन से जो है वो एंटीबायोटिक ट्रांसक्रिप्शन के किस स्टेप को प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से जो है वो उसकी डेथ होती है। तो उसी तरीके से कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ट्रांसलेशन के भी कुछ किसी किसी खास स्टेप को जो है प्रभावित करते हैं जिससे कि बैक्टीरिया की डेथ होती है। तो कौन सा एंटीबायोटिक किस स्टेप में और कहाँ पे जाके बाइंड करता है ये चीज भी खुद से देख लेना। उसका एक चार्ट होगा, वो चीज को देख लेना। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों का ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन खत्म है। किसी को अब कोई सवाल पूछना है इस पूरे यूनिट से, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ये वाला यूनिट खत्म हो गया है। अगर यूकैरियोट्स का पढ़ना है तो मैं ये दे दूंगा, तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं। अगर कोई पूछेगा भी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनिशिएशन तक जाएगा, पर बीएससी लेवल पे कोई यूकैरियोट्स में जाता नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। ओके। ओके सर। तो ये था ट्रांसलेशन। यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 पढ़ेंगे आगे। सर मेंडल वाला कब पढ़ेंगे? मेंडल्स लॉ ऑफ